नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नैनो अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा समवाय विधि। समवाय विधि अब जैसे पाठ्यपुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो समवाय विधि और पाठ्यपुस्तक विधि या फिर ये पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार से काम में आती है, इनके बारे में इस वीडियो में अपन अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अच्छे तरीके से देखना। इसके अलावा भी शिक्षण विधियों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो वहाँ पर चैनल पर आप देख सकते हैं। रीड या टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको रीड से संबंधित सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हिंदी शिक्षण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत अध्यापक है वो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्याकरण एवं काव्य शास्त्र की जानकारी दे देता है। समवाय यानी नाम जैसे यहाँ शब्द है, उस शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापक पढ़ाता है और पढ़ाने के साथ साथ में व्याकरण और काव्य शास्त्र की जानकारी है वो साथ साथ में दे देता है। उसे समवाय विधि कहा जाता है। उसे किस विधि के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे आपसे कि जब अध्यापक है वो पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और उनके साथ साथ में काव्य शास्त्र की जानकारी देता है, तो वो कौन सी विधि की अनुपालना कर रहा है या फिर कौन सी विधि है वो अपना रहा है? तो वो विधि कौन सी होगी? समवाय विधि होगी। उसके बाद में गद्य शिक्षण के साथ साथ गद्य शिक्षण होता है, उनके साथ साथ में व्याकरण की संक्षिप्त जानकारी और पद्य शिक्षण के साथ साथ में छंद, अलंकार, गुण, रस इत्यादि की जानकारी दे दी जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे ही बन सकता है कि वह कौन सी विधि है जिनमें पद्य शिक्षण होता है और पद्य शिक्षण में छंद, अलंकार, गुण, रस इत्यादि की जानकारी दे दी जाती है, और गद्य शिक्षण में के साथ साथ में भी इसी प्रकार की व्याकरण से संबंधित जानकारी है वो दे दी जाती है। तो वो कौन सी विधि होगी? तो वहाँ कौन सी विधि होगी? समवाय विधि। उसके बाद में भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप समवाय विधि माना जाता है। और समवाय विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वो यहाँ दे रखे हैं। समवाय विधि के सिद्धांत में आप देखिए, हर्बट का सिद्धांत, जिटलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, गांधी जी की जो बुनियादी बेसिक शिक्षा का जो इनके दर्शन थे गांधी जी के, और डीवी का सामाजिकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत फिलहाल अपन शिक्षण विधि में इन्होंने समवाय विधि में इन सिद्धांतों को शामिल किया है। ये सिद्धांत क्या है, इनमें इनके क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से इनके गुण है, शिक्षा में इनमें किन किन क्या क्या सुझाव दिए और कौन कौन से इनके सुझाव वो माने गए और कौन कौन से सुझाव अच्छे तरीके से वो शिक्षा में लागू किए गए, तो इनके बारे में अपन आगामी वीडियो में अलग अलग टॉपिक लेंगे और उनमें अपन अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन देख रहे हैं समवाय विधि के सिद्धांत। तो समवाय विधि के सिद्धांत हो गए। इसमें देखिए, हर्बर्ट का सिद्धांत जो यहाँ पे दे रखा है, तो इनमें अपन बेसिक ही छोटे तरीके से यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें क्या है, लेकिन विस्तारित रूप से आगामी वीडियो में अपन अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए, हर्बर्ट के जो सिद्धांत हर्बर्ट ने दिए थे कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत इनका है समप्रत्यात्मक का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? हर्बर्ट का सिद्धांत है और उसमें पहला है समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत। अब देखिए, हर्बर्ट महोदय ने माना कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने पर विषय वस्तु को बच्चे आत्मसात कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विषय वस्तु को बच्चे स्मरण नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हर्बर्ट महोदय ने माना कि बच्चों के पास में पूर्व ज्ञान होता है, उनसे जोड़ करके कोई नया ज्ञान अपन देंगे तो बच्चे हैं वो विषय वस्तु को अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेंगे, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो विषय वस्तु है वो बच्चे उनको स्मरण नहीं कर सकेंगे, नहीं याद कर पाएंगे। जैसे कि आप किसी विषय वस्तु से संबंध जोड़ के, मान लिया अपन अ सिखा रहे हैं, अ वर्ण का उच्चारण सिखा रहे हैं और अ से अपन कहते हैं कि अ से अनार, तो किसी अनार से संबंधित बच्चे को पहले से ज्ञान है और घर परिवार में भी वो उससे संबंधित रहता है, तो जिस से संबंधित रहता है उससे संबंधित उस वर्ण को या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं उनको संबंधित करके आप पढ़ाएंगे तो बच्चे वो आसानी से याद कर लेंगे। और नहीं सम प्रत्यय आप बनाइए, उनके समान प्रत्यय बना करके आप अध्यापन कार्य करवाइए तो बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में सहसंबंध का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? सहसंबंध का सिद्धांत आता है। तो हर्बर्ट महोदय ने माना कि
प्रत्येक विषय अपने आप में स्वतंत्र होता है। प्रत्येक विषय अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अर्थात तो उसका निर्माण पृथक रूप से किया जाता है। उसका निर्माण है वो पृथक रूप से किया जाता है, किसी दूसरे विषय से जोड़कर निर्माण नहीं किया जाता है। परंतु अंत में हर्बर्ट ने यह सुझाव दिया कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ साथ जोड़ करके अध्यापन कार्य है वो करवाया जा सकता है। तो ये तो थे हर्बर्ट महोदय के जो सिद्धांत, और उसके बाद में जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत आता है। तो देखिए जिलर ने क्या कहा, किसी विषय को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक विषय को केंद्र में रख करके दूसरे विषय का अध्यापन कराया जाता है। और जिलर महोदय ने इतिहास को केंद्र में रख करके भूगोल का ज्ञान कराया था। जिलर कह रहे हैं कि किसी भी विषय को व्यवस्थित रूप से यदि पढ़ाना है, व्यवस्थित रूप से ज्ञान देना है, तो किसी एक विषय को क्या करना होगा? केंद्र में रखना होगा, और उसके बाद में उसे संबंधित करके दूसरे विषय को है वो पढ़ाना होगा। और जिलर ने ऐसा प्रयोग किया था, इतिहास विषय को केंद्र रखा और भूगोल को पढ़ाया था। उसके बाद में अगले अपने विद्वान आते हैं फ्रोबेल, जो कि फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, फ्रोबेल ने जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत दिया था। तो यानी कि जीवन केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत में क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या खूबियां थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रोबेल महोदय ने खेल पर आधारित पद्धति को अपनाया, अर्थात खेल खेल में ही भाषा का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने शिक्षा को मनोरंजन के तौर पर पढ़ने पर बल दिया, और यह पद्धति प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रभावी मानी जाती है। और ये क्वेश्चन 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा जो लेवल फर्स्ट के हैं और लेवल 2 के विद्यार्थी हैं। ज़्यादा इस क्वेश्चन की संभावना फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए बन रही है, क्योंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो, और यदि अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बराबर इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका संबंध है जो कि छोटे बच्चों से होने वाला है। प्राथमिक स्तर हो, जो प्राथमिक स्तर से आप जुड़ने वाले हैं, उनसे रिलेटिव आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे। तो ये प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रभावशाली विधि मानी जाती है, और इनका सिद्धांत है वो इन प्राथमिक स्तर पर एक प्रभावशाली रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद में अगला है गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का महत्व, समवाय शिक्षा। तो गांधीवादी की जो गांधी जी की है बुनियादी शिक्षा है, उनका महत्व आप देख लीजिएगा। तो देखिए गांधी जी की बुनियादी एवं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान और नवीन शिक्षण विधियों का समावेश है। गांधी जी ने तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया, जिससे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति है वो स्वयं पर आत्मनिर्भर रह सके, इसलिए कुटीर उद्योगों पर अधिक बल दिया। तो देखिए जो तकनीकी शिक्षा और कुटीर उद्योग शिक्षा है उन पर उन्होंने अधिक दबाव दिया, बल दिया। उसके बाद में डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत आता है। तो डीवी जी कहते हैं, डीवी महोदय ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वो समाज में रहकर भाषा सीखता है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान समाज में करता है, क्योंकि बालक अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप है वो प्राप्त करता है। और तो ये थे कुछ विद्वानों के जो सिद्धांत दे रखे थे। तो पहला था अपना हर्बर्ट मोते का, एक तो था संप्रत्यात्मक, यानी पहले से उन बच्चे को अनुभव है तो उन वस्तु से रिलेटिव करके आप सिखाइएगा। और उसके बाद में सहसंबंध जोड़िए बच्चे का किसी के साथ में। वो जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत आता है, किसी एक विषय को केंद्र में रख करके आप शिक्षा दीजिएगा। फिर फ्रोबेल महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि खेल खेल में बच्चों को खिलाइएगा। और फिर आते हैं गांधी जी, और गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है उन्होंने तकनीकी पर अधिक बल दिया, और जीवन में व्यक्ति स्वयं पर आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए कुटीर उद्योगों पर भी उन्होंने अत्यधिक बल दिया। और उसके बाद में अंतिम में आते हैं डीवी महोदय, जो सामंजस्यकरण का सिद्धांत देकर के विदा होते हैं। तो उसके बाद में देखिए समवाय विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो समवाय विधि के गुण में अपन देखेंगे, इस विधि के प्रयोग करने पर व्याकरण बोझ नहीं बनती, अर्थात सहज में ही संक्षिप्त ज्ञान हो जाता है। इसमें देखिए अध्ययन करेंगे तो व्याकरण है वो बोझ नहीं बनेगी, और धीरे धीरे पाठ के साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस विधि के प्रयोग होने पर एक विषय से दूसरे विषय से संबंध हो जाता है, और ये विधि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्या मानी गई है, उपयोगी मानी गई है। उसके बाद में देखिए
इस विधि के प्रयोग होने पर पाठ्यक्रम समय पर ही पूरा हो जाता है। और ये विधि जब भी प्रयुक्त होती है और तो पाठ्यक्रमों समय पर पूरा हो जाता है। और इस विधि के प्रयोग करने पर बच्चों की स्मरण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। और अब रहता है समवाय विधि के दोष। क्वेश्चन सकारात्मक भी पूछा जा सकता है और नकारात्मक भी पूछा जा सकता है। तो ये विधि ये शिक्षक केंद्रित विधि है और ये केवल शिक्षक ही क्रियाशील रहता है। इस विधि में कौन क्रियाशील रहता है, शिक्षक ही क्रियाशील रहता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। और ये विधि के प्रयोग करने पर पाठ का मूल भाव समाप्त हो जाता है। और इस विधि का प्रयोग करने पर पाठ का जो मूल भाव होता है, मान लिया आप पाठ पढ़ा रहे हो, बीच में कोई शब्द आ गया तो आप उनका संधि विच्छेद करने लग जाएंगे तो आप और विद्यार्थी दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे बीच में, क्योंकि जिस पाठ की तारतम्यता बनी रहती है वो तारतम्यता टूट जाएगी, जिनकी वजह से बच्चों ने जो पढ़ा है वो बच्चे भूल भी सकते हैं। ये विधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। और ये विधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। और इस विधि के प्रयोग होने पर व्याकरण एवं काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं और बीच में व्याकरण का कुछ आ गया तो व्याकरण का आप नियम अनुसार उन्हें संधि विच्छेद करेंगे या फिर जो भी व्याकरण से संबंधित आप नियम लगाएंगे तो जो मूल पाठ है उनसे हट करके आप लगाएंगे। जो कहानी है, जो शिक्षा, जो उद्देश्य है उस पाठ का, वो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये था अपना समवाय विधि से संबंधित वीडियो। इन्हें आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिएगा, जिनसे क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले आप फटाफट उन्हें देख सकें और एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों, आज तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।